नमस्कार साथियों। आज हम राष्ट्रपिता बापू के जीवन काल का दूसरा भाग सुनाने जा रहे हैं। यदि आप पहला भाग नहीं सुने हैं तो आपे निश्चित ही सुनना चाहिए। तो आइए, दूसरा भाग है रायचंद्र भाई। मैं माँ के दर्शनों के लिए अधीर हो रहा था। जब हम घाट पर पहुँचे, मेरे बड़े भाई वहाँ मौजूद थे ही। उन्होंने डॉक्टर मेहता से और उनके बड़े भाई से पहचान करा ली थी। डॉक्टर मेहता का आग्रह था कि मैं उनके घर ही ठहरूं, इसलिए मुझे वहीं ले गए। इस प्रकार जो संबंध विलायत में जुड़ा था वह देश में कायम रहा और अधिक दृढ़ बनकर दोनों कुटुंबों में फैल गया। माता के स्वर्गवास का मुझे कुछ पता न था। घर पहुंचने पर इसकी खबर मुझे दी गई और स्नान कराया गया। मुझे यह खबर विलायत में ही मिल सकती थी, पर आघात को हल्का करने के विचार से बम्बई पहुंचने तक मुझे इसकी कोई खबर न देने का निश्चय बड़े भाई ने कर रखा था। सांसारिक जीवन में प्रवेश, मेरी समुद्र यात्रा को लेकर जाति का झगड़ा मौजूद ही था। उसमें दो तरह पड़ गई थी। एक पक्ष ने मुझे तुरंत जाति में मिला लिया, दूसरा पक्ष न लेने पर डटा रहा। जाति की जिस तरह से मैं बहिष्कृत रहा, उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न मैंने कभी नहीं किया। ना मैंने जाति के किसी मुखिया के प्रति मन में कोई रोष रखा। उसमें मुझे तिरस्कार से देखने वाले लोग भी थे। उनके साथ मैं नम्रता का बर्ताव करता था। जाति के बहिष्कार संबंधी कानून का मैं संपूर्ण आदर करता था। अपने सास ससुर के घर अथवा अपनी बहन के घर में पानी तक न पीता था। वे छिपे तौर पर पिलाने को तैयार भी होते, पर जो काम खुले तौर से ना किया जा सके उसे छिपकर करने के लिए मेरा मन ही तैयार ना होता था। मेरे इस व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि जाति की ओर से मुझे कोई कष्ट नहीं दिया गया। यही नहीं, बल्कि आज तक मैं जाति के एक विभाग में विधिवत बहिष्कृत माना जाता हूँ। फिर भी उनकी ओर से मैंने सम्मान और उदारता का ही अनुभव किया है। उन्होंने मेरे कार्य में मुझे मदद भी दी है और मुझसे यह आशा तक नहीं रखी कि जाति के लिए मैं कुछ न कुछ करूं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह मधुर फल मेरे अप्रतीकार का ही परिणाम है। यदि मैंने जाति में सम्मिलित होने को खटपट की होती, अधिक तरह पैदा करने का प्रयत्न किया होता, जाति वालों को छेड़ा चिढ़ाया होता, तो वे अवश्य मेरा विरोध करते और मैं विलायत से लौटते ही उदासीन और अलिप्त रहने के स्थान पर खटपट के फंदे में फंस जाता और केवल मिथ्यात्व का पोषण करने वाला बन जाता। पत्नी के साथ मेरा संबंध अब भी जैसा मैं चाहता था वैसा बना नहीं था। विलायत जाकर भी मैं अपने ईर्ष्यालु स्वभाव को छोड़ नहीं पाया था। हर बात में मेरा छिद्रोन्वेषण और मेरा संशय वैसा ही बना रहा। इससे मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी ना कर सका। पत्नी को अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए। मैंने सोचा था कि यह काम मैं स्वयं करूंगा, पर मेरी विषय शक्ति ने मुझे यह काम करने ही ना दिया और अपनी इस कमजोरी का गुस्सा मैंने पत्नी पे उतारा। राजकोट में तुरंत धंधा शुरू करता हूँ तो हंसी होती है। मेरे पास ज्ञान तो इतना भी ना था कि राजकोट में पास हुए वकील के मुकाबले में खड़ा हो सकूं। 30 पर फीस उससे 10 गुनी लेने का दावा कौन मूर्ख मुकल्लिद मुझे काम देता। अथवा कोई ऐसा मूर्ख मिल भी जाए तो क्या मैं अपने अज्ञान में घृष्टता और विश्वासघात की वृद्धि करके अपने ऊपर संसार का ऋण और बढ़ा लूं। मित्र की सलाह यह रही कि मुझे कुछ समय के लिए बम्बई जाकर हाईकोर्ट की वकालत का अनुभव प्राप्त करना और हिंदुस्तान के कानून का अध्ययन करना चाहिए, और कोई मुकदमा मिल सके तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं मुंबई के लिए रवाना हुआ, लेकिन मैं 4-5 महीने से अधिक बम्बई में रह ना सका था,
क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था और आमदनी कुछ भी ना थी। इस तरह मैंने सांसारिक जीवन में प्रवेश किया। बैरिस्ट्री मुझे अखरने लगी। आडंबर अधिक, कुशलता कम, जवाबदारी का ख्याल मुझे दबोच रहा था। पहला मुकदमा। इतने में मुझे मम्मी बाई का मुकदमा मिला। स्मॉल कॉल कोर्ट, छोटी अदालत में जाना था। मुझसे कहा गया दलाल को कमीशन देना। मैंने साफ इनकार कर दिया, पर फौजदारी अदालत के सुप्रसिद्ध वकील जो हर महीने 3-4 हज़ार कमाते हैं वह भी कमीशन तो देते हैं। मुझे कौन उनकी बराबरी करनी है। मुझको तो हर महीने 300 रुपये मिल जाए तो काफ़ी है। पिताजी को कौन इससे अधिक मिलते थे, पर वह ज़माना लद गया। बम्बई का खर्च बड़ा है, तुम्हें व्यवहार की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। मैं टस से मस ना हुआ। कमीशन मैंने नहीं दिया। फिर भी मम्मी बाई का मुकदमा तो मुझे मिला। मुकदमा आसान था। मुझे ब्रीफ में मेहनताने के 30 रुपये मिले। मुकदमा एक दिन से ज़्यादा चलने वाला ना था। मैंने पहली बार स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रवेश किया। मैं प्रतिवादी की तरफ से था, इसलिए मुझे जिरह करनी थी। मैं खड़ा तो हुआ, पर पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो अदालत घूम रही है। सवाल कुछ सूझते ही ना थे। जज हंसा होगा, वकीलों को तो मज़ा आया ही होगा, पर मेरी आँखों के सामने तो अंधेरा था। मैं देखता क्या। मैं बैठ गया। दलाल से कहा, मुझसे यह मुकदमा नहीं चल सकेगा, आप पटेल को सौंपिए। मुझे दी हुई फीस वापस ले लीजिए। पटेल को उसी दिन के लिए 59 रुपया देकर वकील किया गया। उनके लिए तो वह एक बच्चों का खेल था। मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम तो अवश्य ही कर सकता हूँ। मैंने अंग्रेजी का अभ्यास काफ़ी किया था, अतएव मैंने सोचा कि यदि किसी हाई स्कूल में मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेजी सिखाने का काम मिल जाए तो कर लूँ। खर्च का गड्ढा कुछ तो भरे। मैंने अखबारों में विज्ञापन पढ़ा, आवश्यकता है अंग्रेजी शिक्षक की, प्रतिदिन 1 घंटे के लिए, वेतन 75 रुपया। यह एक प्रसिद्ध हाई स्कूल का विज्ञापन था। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा। मुझे प्रत्यक्ष मिलने की आज्ञा हुई। मैं बड़ी उमंगों के साथ मिलने गया, पर जब आचार्य को पता चला कि मैं बीए नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे खेदपूर्वक विदा कर दिया। पहला आघात। बम्बई से निराश होकर मैं राजकोट पहुँचा। वहाँ अलग दफ्तर खोला। गाड़ी कुछ चले, अर्जियाँ लिखने का काम मिलने लगा और हर महीने औसतन 300 रुपये की आमदनी होने लगी। अर्जी दावे लिखने का यह काम मुझे मेरी होशियारी के कारण नहीं मिलने लगा था। कारण था वसीला। बड़े भाई के साथ काम करने वाले वकील की वकालत जमी हुई थी। उनके पास जो बहुत महत्व के अर्जी दावे आते अथवा जिन्हें वे महत्व का मानते, उनका काम तो बड़े बैरिस्टर के पास ही जाता था। उनके गरीब मुकव्विल के अर्जी दावे लिखने का काम मुझे मिलता था। पोरबंदर के भूतपूर्व राणा साहब को गद्दी मिलने से पहले मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे। उन पर इस आशय का आरोप लगाया गया था कि उन दिनों उन्होंने राणा साहब को गलत सलाह दी थी। उस समय के पॉलिटिकल एजेंट के पास यह शिकायत पहुंची थी और मेरे भाई के बारे में उनका ख्याल खराब हो गया था। इस अधिकारी से मैं विलायत में मिला था। कह सकता हूँ कि वहाँ उन्होंने मुझसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। भाई ने सोचा कि इस परिचय का लाभ उठाकर मुझे पॉलिटिकल एजेंट से 2 शब्द कहने चाहिए और उन पर जो खराब असर पड़ा है उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। मैंने सोचा मुझको विलायत के नाकुश से परिचय का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर मेरे भाई ने कोई बुरा काम किया है तो सिफारिश से क्या होगा, अगर नहीं किया है तो वे विधिवत प्रार्थना पत्र भेजें अथवा अपनी निर्दोषिता का विश्वास रखकर निर्भय रहें।
यह दलील भाई के गले ना उतरी। उन्होंने कहा, तुम काठियावाड़ को नहीं जानते, दुनियादारी अभी तुम्हें सीखनी है। यहाँ तो वसीले से सारे काम चलते हैं। तुम्हारे समान भाई परिचित अधिकारी से सिफारिश के दो शब्द कहने का मौका आने पर टूट हट जाए तो यह उचित नहीं कहा जाएगा। मैं भाई की इच्छा को टाल नहीं सका। अपनी मर्जी के खिलाफ मैं गया। अफसर के पास जाने का मुझे कोई अधिकार न था। मुझे इसका ख्याल था कि जाने में मेरा स्वाभिमान नष्ट होगा। फिर भी मैंने उससे मिलने का समय मांगा। मुझे समय मिला और मैं मिलने गया। पुराने परिचय का स्मरण कराया, पर मैंने तुरंत ही देखा कि विलायत और कठियावाड़ में फ़र्क है। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अफसर और छुट्टी पर गए हुए अफसर में भी फ़र्क होता है। अधिकारी ने परिचय की बात मान ली, पर इसके साथ ही वह अधिक अकड़ गया। मैंने उसकी अकड़ में देखा और आंखों में पढ़ा, मानो वे कह रहे हों कि उस परिचय का लाभ उठाने के लिए तो तुम नहीं आए हो। यह समझते हुए भी मैंने अपनी बात शुरू की। साहब अधीर हो गए। बोले, तुम्हारे भाई प्रपंची है। मैं तुमसे ज़्यादा बातें सुनना नहीं चाहता। मुझे समय नहीं है। तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो वे विधिवत प्रार्थना पत्र दें। यह उत्तर पर्याप्त था, यथार्थ था, पर गरज तो बावली होती है ना। मैं अपनी बात कहे जा रहा था। साहब उठे, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा, पर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। साहब खूब चिढ़ गए। बोले, चपरासी, इसे दरवाज़ा दिखाओ। हुजूर, कहता हुआ चपरासी दौड़ा आया। मैं तो अब भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था। चपरासी ने मुझे हाथ से धक्का देकर दरवाजे से बाहर कर दिया। साहब गए, चपरासी गया, मैं चला, अकुलाया खींचा। मैंने तुरंत एक पत्र घसीटा। आपने मेरा अपमान किया है, चपरासी के जरिए मुझ पर हमला किया है। आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं आप पर मानहानि का विधिवत दावा करूंगा। मैंने यह चिट्ठी भेजी। थोड़ी ही देर में साहब का सवार जवाब दे गया। उसका सार यह था, तुमने मेरे साथ असभ्यता का व्यवहार किया। जाने के लिए कहने पर भी तुम नहीं गए। इससे मैंने ज़रूर अपने चपरासी की तुम्हें दरवाज़ा दिखाने के लिए कहा। चपरासी के कहने पर भी तुम दफ्तर के बाहर नहीं गए। तब उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर कर देने के लिए आवश्यक बल का उपयोग किया। तुम्हें जो करना हो सो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। यह जवाब जेब में डालकर मैं मुंह लटकाए घर लौटा। भाई को सारा हाल सुनाया। वे दुखी हुए, पर वे मुझे क्या तसल्ली देते। मैंने वकील मित्रों से चर्चा की। मैं कौन दावा दायर करना जानता था। उन दिनों सर फिरोज शाह मेहता अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में राजकोट आए हुए थे। मेरे जैसा नया बैरिस्टर उनसे कैसे मिल सकता था, पर उन्हें बुलाने वाले वकील के द्वारा पत्र भेजकर मैंने उनकी सलाह पूछवाई। उनका उत्तर था, गांधी से कहिए, ऐसे अनुभव तो सब वकील बैरिस्टरों को हुई होगी। तुम अभी नए ही हो। विलायत से खुमारी अभी तुम पर सवार है। तुम अंग्रेज अधिकारियों को पहचानते नहीं हो। अगर तुम सुख से रहना हो तो 2 पैसे कमाने हो तो मिली हुई चिट्ठी फाड़ डालो और जो अपमान हुआ है उसे पी जाओ। मामला चलने से तुम्हें 1 पाई का भी लाभ ना होगा, उल्टे तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अभी जीवन का अनुभव प्राप्त करना है। मुझे यह सिखावन जहर की तरह कड़वी लगी, पर उस कड़वी घूंट को पी जाने के सिवा मेरे पास और कोई उपाय ना था। मैं अपमान को भूल तो ना सका, पर मैंने उसका सदुपयोग किया। मैंने नियम बना लिया, मैं फिर कभी अपने को ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने दूंगा। इस तरह किसी की सिफारिश ना करूंगा। इस नियम का मैंने कभी उल्लंघन किया ही नहीं। इस आघात ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। बापू का दक्षिण अफ्रीका जाने की तैयारी। इस बीच मुझे काठियावाड़ के रियासती षड्यंत्रों का कुछ अनुभव हुआ।
काठियावाड़ अनेक छोटे छोटे राज्यों का प्रदेश है। यहाँ मतशुद्धियों का बड़ा समाज होना स्वाभाविक ही था। राज्यों के बीच सूक्ष्म संयंत्र चलते, पदों की प्राप्ति के लिए साजिशें होती। राजा कच्चे कान का और परवश रहता। साहबों के अर्दलियों तक की खुशामद की जाती। रिश्तेदार तो साहब से भी सवाया होता, क्योंकि वही तो साहब की आँख, कान और दुभाषियों का काम करता था। रिश्तेदार की इच्छा ही कानून थे। रिश्तेदार की आमदनी साहब की आमदनी से ज़्यादा मानी जाती थी। संभव है इसमें अतिशयोक्ति हो, पर रिश्तेदार के अल्प वेतन की तुलना में उसका खर्च अवश्य ही अधिक होता था। यह वातावरण मुझे विष सा प्रतीत हुआ। मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकूँगा, इसकी चिंता बराबर बनी रहती। मैं उदासीन हो गया। भाई ने मेरी उदासीनता देखी। एक विचार यह आया कि कहीं नौकरी कर लूँ तो मैं इन खटपटों के मुक्त रह सकता हूँ, पर बिना खटपट के दीवान का या न्यायाधीश का पद कैसे मिल सकता था। वकालत करने में साहब के साथ झगड़ा का वाधक बनता था। इसी बीच भाई के पास पोरबंदर की एक मेमन फर्म का संदेशा आया। दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है, हमारी फर्म बड़ी है, वहाँ हमारा एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। 40,000 पाउंड का दावा है। मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमारे पास अच्छे से अच्छे वकील बैरिस्टर हैं। अगर आप अपने भाई को भेजें तो वे हमारी मदद करें और उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। वे हमारा मामला हमारे वकील को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके सिवा वे नया देश देखेंगे और कई नए लोगों से उनकी जान पहचान होगी। मैंने पूछा, आप मेरी सेवाएं कितने समय के लिए चाहते हैं? आप मुझे वेतन क्या देंगे? हमें 1 साल से अधिक आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पहले दर्जे का मार्ग व्यय देंगे और निवास या भोजन खर्च के अलावा 105 पाउंड देंगे। इसे वकालत नहीं कह सकते, यह नौकरी थी, पर मुझे तो जैसे भी बने हिंदुस्तान छोड़ना था। नया देश देखने को मिलेगा और अनुभव प्राप्त होगा सो अलग। भाई को 105 पाउंड भेजूंगा तो घर का खर्च चलने के कुछ मदद होंगे। यह सोचकर मैंने वेतन के बारे में बिना कुछ झिकझिक किए ही सेठ अब्दुल करीम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका में नेटाल के बंदरगाह को डरबन कहते हैं और नेटाल बंदरगाह के नाम से भी पहचाना जाता है। मुझे लेने के लिए अब्दुल्ला सेठ आए थे। स्टीमर के घाट डक पर पहुंचने पर जब नेटाल के लोग अपने मित्रों को लेने स्टीमर पर आए, अभी मैं समझ गया कि यहाँ हिंदुस्तानियों की अधिक इज्जत नहीं है। अब्दुल्ला सेठ को पहचानने वाले उनके साथ जैसे बर्ताव करते थे, उसमें भी मुझे एक प्रकार की असभ्यता दिखाई पड़ती थी जो मुझे व्यथित करती थी। अब्दुल्ला सेठ इस असभ्यता को सह लेते थे। वे उसके आदी बन गए थे। मुझे जो देखते वे कुछ कुतूहल की दृष्टि से देखते थे। अपनी पोशाक के कारण मैं हिंदुस्तानियों से कुछ अलग पड़ जाता था। मैंने उस समय फ्रॉक कोट वगैरह पहने था और सिर पर बंगाली ढंग की पगड़ी पहनी थी। अब्दुल्ला सेठ मुझे घर ले गए। उनके कमरे की बगल में एक कमरा था, वह उन्होंने मुझे दिया। ना वे मुझे समझते और ना मैं उन्हें समझता। उन्होंने अपने भाई के दिए हुए पत्र पढ़े और वे ज़्यादा घबराए। उन्हें जान पड़ा कि भाई ने तो उनके घर एक सफ़ेद हाथी की बांध दिया है। मेरा साहबी रहन सहन उन्हें खर्चीला मालूम हुआ। उस समय मेरे लिए कोई ख़ास काम न था। उनका मुकदमा तो ट्रांसवाल्स में चल रहा था। मुझे तुरंत वहां भेजकर क्या करते। इसके अलावा मेरी होशियारी या ईमानदारी का विश्वास भी किस हद तक किया जाए। प्रिंटोरिया में
वे मेरे साथ रह नहीं सकते थे। प्रतिवादी पिंटोरिया में रहता था। मुझ पर उसका अनुचित प्रभाव पड़ जाए तो क्या हो। यदि वे मुझे इस मुकदमे का काम ना सौंपे तो दूसरे काम तो उनके कारकुन मुझसे बहुत अच्छा कर सकते थे। कारकुनों से गलती हो तो उन्हें उलाहना दिया जा सकता था, पर मैं गलती करूं तो काम या तो मुकदमे का था या फिर मुहरेर का था। इनके अलावा तीसरा कोई काम ना था। अतएव यदि मुकदमे का काम ना सौंपा जाता तो मुझे घर बैठे खिलाने का नौबत आती। अब्दुल्ला सेठ बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर उनके पास अनुभव का ज्ञान बहुत था। उनकी बुद्धि तीव्र थी और स्वयं उन्हें इसका भान था। रोज़ में अभ्यास से उन्होंने सिर्फ बातचीत करने लायक अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर अपनी इस अंग्रेजी के द्वारा वे अपना सब काम निकाल लेते थे। वे बैंक के मैनेजर से बातचीत करते थे, यूरोपीय व्यापारी के साथ सौदे कर लेते थे और वकीलों को अपने मामले समझा सकते थे। हिंदुस्तानी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन दिनों उनकी फार्म हिंदुस्तानियों की फार्मों में सबसे बड़ी अथवा बड़ी फर्मों में एक तो थी ही। अब्दुल्ला सेठ का स्वभाव वहमी था। उन्हें इस्लाम का अभिमान था। वे तत्वज्ञान की चर्चा में शौकीन थे। अरबी नहीं जानते थे, फिर कहना होगा कि उन्हें कुरान शरीफ की और आम तौर पर इस्लाम के धार्मिक साहित्य की अच्छी जानकारी थी। दृष्टांत तो उन्हें कंठाग्र ही था। उनके साथ रहने से मुझे इस्लाम का काफ़ी व्यावहारिक ज्ञान हो गया। हम एक दूसरे को पहचानने लगे। उसके बाद तो वे मेरे साथ खूब धर्म चर्चा करते थे। वे दूसरे या तीसरे दिन मुझे डरबन की अदालत दिखाने ले गए। वहाँ कुछ ज्ञात जान पहचान कराई। अदालत में मुझे अपने वकील के पास बैठाया। मजिस्ट्रेट मुझे बार बार देखता रहा। उसने मुझे पगड़ी उतारने के लिए कहा। मैंने इनकार किया और अदालत छोड़ दी। मेरे भाग्य में यहाँ भी लड़ाई वही बदी थी। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे पगड़ी उतारने का रहस्य समझाया। मुसलमानी पोशाक पहना हुआ आदमी अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है, पर दूसरे हिंदुस्तानियों को अदालत में पैर रखते ही अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए। इस सूक्ष्म भेद को समझने के लिए मुझे कुछ तथ्यों की जानकारी देनी होगी। इन 2-3 दिनों में ही मैंने देख लिया था कि हिंदुस्तानी अफ्रीका में अपने अपने गुट बनाकर बैठ गए थे। एक भाग मुसलमान व्यापारी का था, वे अपने को अरब कहते थे। दूसरा भाग हिंदू या पारसी कारकुनों, मुनीमों या गुमास्तों का था। हिंदू कारकुन अधर में लटकते थे, कोई अरब में मिल जाते थे। पारसी अपना परिचय पर्शियन के नाम से देते थे। व्यापार के अलावा भी इन तीनों का आपस में थोड़ा बहुत संबंध अवश्य था। एक चौथा और बड़ा समुदाय तमिल, तेलुगु और उत्तरी हिंदुस्तान के गिरमिटिया और गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानियों का था। गिरमिट का अर्थ है वह इकरार यानी एग्रीमेंट्स, जिसके अनुसार उन दिनों गरीबी हिंदुस्तान 5 साल तक मजदूरी करने के लिए नेटाल जाते थे। गिरमिट एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश है और उसी से गिरमिटिया शब्द बना है। इस वर्ग के साथ दूसरे का व्यवहार केवल काम की दृष्टि से ही रहता था। अंग्रेज इन गिरमिटियों वालों को कुली के नाम से पहचानते थे और चूंकि वे संख्या में अधिक थे, इसलिए दूसरे हिंदुस्तानियों को भी कुली कहते थे। कुली के बदले सामी भी कहते थे। सामी ज़्यादातर कर तमिल नामों में अंत में लगने वाला प्रत्यय है। सामी अर्थात स्वामी। स्वामी का मतलब तो मालिक हुआ, इसलिए जब कोई हिंदुस्तानी सामी शब्द से चिढ़ता और उसमें कुछ हिम्मत होती तो वह अपने ही सामी कहने वाले अंग्रेज से कहता, तुम मुझे सामी कहते हो, पर जानते हो कि सामी का मतलब मालिक होता है। मैं तुम्हारा मालिक तो हूँ नहीं। यह सुनकर कोई अंग्रेज शर्मा जाता,
कोई चिढ़कर ज़्यादा गालियाँ देता और कोई कोई मारता भी, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो सामी शब्द निंदा सूचक ही हो सकता था। उसका अर्थ मालिक कहना तो उसे अपमानित करने के बराबर ही हो सकता था। इसलिए मैं कुली बैरिस्टर कहलाया। व्यापारी कुली व्यापारी कहलाते थे। कुली का मूल अर्थ मजदूर तो भुला ही दिया गया। मुसलमान व्यापारी यह शब्द सुनकर गुस्सा होता और कहता, मैं कुली नहीं हूँ, मैं तो अरबी हूँ, अथवा मैं व्यापारी हूँ। कोई थोड़ा विनयशील अंग्रेज होता तो यह सुनकर माफ़ी भी मांग लेता। ऐसी दशा में पगड़ी पहनने का प्रश्न एक महत्व का प्रश्न बन गया। पगड़ी उतारने का मतलब था अपमान सहन करना। मैंने तो सोचा कि मैं हिंदुस्तानी पगड़ी को विदा कर दूं और अंग्रेजी टोपी पहन लूं, ताकि उसे उतारने में अपमान न जान पड़े और मैं झगड़े से बच जाऊं। पर अब्दुल्ला सेठ को यह सुझाव अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, अगर आप इस वक्त यह फेर फाड़ करेंगे तो उससे अनर्थ होगा। जो दूसरे लोग देश की ही पगड़ी पहचानना चाहेंगे उनकी स्थिति नाजुक बन जाएगी। इसके अलावा आपको तो देसी पगड़ी ही शोभा देगी। आप अंग्रेजी टोपी पहनेंगे तो आपकी गिनती वेटरों में होगी। इन वाक्यों में दुनियावी समझदारी थी, देशाभिमान था और थोड़ी संकुचितता भी थी। दुनियावारी समझदारी तो स्पष्ट ही है, देशाभिमान के बिना पगड़ी का आग्रह नहीं हो सकता और संकुचितता के बिना वेटर का टीका संभव नहीं। गिरमिटिया हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान और ईसाई इन तीनों भागों में बटे हुए थे। जो गिरमिटिया हिंदुस्तानी ईसाई बन गए उनकी संतान ईसाई कहलाई। सन 1893 में भी ये बड़ी संख्या में थे। वे सब अंग्रेजी पोशाक ही पहनते थे। उनका एक खासा हिस्सा होटलों में नौकरी करके अपनी आजीविका चलाना था। अब्दुल्ला सेठ के वाक्यों में अंग्रेजी टोपी की जो टीका थी वह इन्हीं लोगों का लक्ष्य में रखकर की गई थी। इनके मूल्य में मान्यता यह थी कि होटल में वेटर का काम करना बुरा है। आज भी यह भेद बहुतों के मन में बसा हुआ है। कुछ मिलाकर अब्दुल्ला सेठ की दलील मुझे अच्छी लगी। मैंने पगड़ी के किस्से को लेकर अपने और पगड़ी के बचाव में समाचार पत्रों के नाम एक पत्र लिखा। अखबारों में मेरी पगड़ी की खूब चर्चा हुई। अनवेलकम विजिटर, अवांछित अतिथि शीर्षक से अखबारों में मेरी चर्चा हुई और 3-4 दिन के अंदर ही मैं अनायास दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि पा गया। किसी ने मेरा पक्ष लिया और किसी ने मेरी घृष्टता की खूब निंदा की। मेरी पगड़ी तो लगभग अंत तक बनी रही। अब प्रीटोरिया जाते हुए मैंने डरबन में रहने वाले ईसाई हिंदुस्तानियों के संपर्क में भी तुरंत आ गया। वहाँ की अदालत में दुभाषियाँ मी पॉल रोमन कैथोलिक थे, उनसे परिचय किया और प्रोटेस्टेंट मिशन के शिक्षक स्वामी सुभान गॉडफ्रे से भी परिचित हुआ। मैं इस प्रकार जान पहचान कर रहा था कि इतने में फर्म के वकील की तरफ से पत्र मिला कि मुकदमे की तैयारी की जानी चाहिए और खुद अब्दुल्ला सेठ की प्रीटोरिया जाना चाहिए अथवा किसी को वहां भेजना चाहिए। अब्दुल्ला सेठ ने वह पत्र मुझे पढ़ने को दिया और पूछा, आप प्रीटोरिया जाएंगे? मैंने कहा, मुझे मामला समझाइए, तभी कुछ कह सकूँगा। अभी तो मैं नहीं जानता कि मुझे वहाँ क्या करना होगा। उन्होंने अपने मुनीमों से कहा कि वे मुझे मामला समझा दें। मैं 7वें या 8वें दिन डरबन से रवाना हुआ। मेरे लिए पहले दर्जे का टिकट कटाया गया। वहाँ रेल में सोने की सुविधा के लिए बिस्तर के लिए 5 शिलिंग की अलग टिकट कटाना होता था। अब्दुल्ला सेठ ने उसे कटाने का आग्रह किया, पर मैंने हठवश, अभिमानवश और 5 शिलिंग बचाने के विचार से बिस्तर का टिकट कटाने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे चिताया, देखिए, यह देश दूसरा है, हिंदुस्तान नहीं। खुदा की मेहरबानी है, आप कैसी कंजूसी ना कीजिए।
आवश्यक सुविधा प्राप्त कर लीजिए। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और निश्चिंत रहने को कहा। ट्रेन लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मेरिट्सबर्ग पहुँचे। वहाँ बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर पूछा, आपको बिस्तर की ज़रूरत है? मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे भिन्न वर्ग का पाकर वह परेशान हुआ। बाहर निकला और 1-2 अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझे कुछ ना कहा। आखिर एक अफसर आया। उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। मैंने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डब्बे में जाना होगा। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डब्बे में डरबन से बैठाया गया है और मैं इसी में जाने का इरादा रखता हूँ। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा और ना उतरे तो सिपाही उतारेगा। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं खुद तो नहीं उतरूँगा। सिपाही आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतारा। मेरा सामान उतार लिया। मैंने दूसरे डब्बे में जाने से इनकार कर दिया। ट्रेन चल दी। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया। अपना हैंडबैग साथ में रखा। बाकी सामान को हाथ न लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। सर्दी का मौसम था। दक्षिण अफ्रीका की सर्दी ऊंचाई वाले प्रदेशों में बहुत तेज़ी होती है। मेरिट्सबर्ग की इसी प्रदेश में था। इससे ठंड खूब लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था, पर सामान मांगने की हिम्मत ना हुई। फिर अपमान हो तो। ठंड में मैं कांपता रहा। कमरे में दिया ना था। आधी रात के करीब एक यात्री आया। जान पड़ा कि वह कुछ बात करना चाहता है, पर मैं बात करने की मना स्थिति में नहीं था। मैंने अपने धर्म का विचार किया। या तो मुझे अपने अधिकारियों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उसे सहकर प्रिटोरिया पहुंचना चाहिए और मुकदमा ख़त्म करके देश लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़कर भागना तो नामर्दी होगी। मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपरी कष्ट है। वह गहराई तक बैठे हुए इस महारोग का लक्षण है। वह महारोग है रंग द्वेष। यदि मुझ में इस गहरे रंग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं जो कष्ट सहने पड़े सो सब सहने चाहिए और उनका विरोध रंग द्वेष को मिटाने की दृष्टि से ही करना चाहिए। यह निश्चय करके मैंने दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो आगे ही जाने का फैसला किया। सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर की उसको शिकायत का लंबा तार भेजा। दादा अब्दुल्ला को भी खबर भेजी। अब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, पर बतलाया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुंचने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया गया है। अब्दुल्ला सेठ ने मेरिट्सबर्ग में हिंदू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने और मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखने का तार भेजा और दूसरे स्टेशन पर भी इसी आशय के तार रवाना किए। इससे व्यापारी मुझे मिलने स्टेशन पर आए। उन्होंने अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों की कहानी मुझे सुनाई और मुझसे कहा कि आप पर जो बीती है उसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। जब हिंदुस्तानी लोग पहले या दूसरे दर्जे में सफ़र करते हैं तो अधिकारियों और यात्रियों की तरफ से रुकावट खड़ी होती है। दिन ऐसे ही बीते सुने बीता। रात पर ही ट्रेन आई। मेरे लिए जगह तैयार ही थी। बिस्तर का जो टिकट मैंने डरबन में कटाने से इनकार किया था वह मेरिट्सबर्ग में कटवाया। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन की ओर ले चली। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती है। उन दिनों चार्ल्स टाउन में जोहान्सबर्ग पहुँचने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिकरम थी और बीच में एक रात स्टेडर्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिकरम की टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने
सिकरम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था, इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिकरम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था, इसलिए सिकरम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास ना बैठने पड़े तो अच्छा हो। सिकरम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 बैठकें थी। उनमें एक पर सिकरम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था, वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बैठाया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूं, ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिकरम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो तो देव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में तो बहुत झुंझलाया। लगभग 3 बजे सिकरम मार्डी को पहुँचे। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहाँ मैं बैठता था वहाँ वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी होगी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखते एक पटिए पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैर के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों का वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बाँह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठा के पास ही पीतल से खींचते थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए, पर खींचने ना छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे कुछ यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मत मारो, उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज़ नहीं, पर थोड़ा शर्मिंदा वह ज़रूर हुआ। अतएव उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाँह छोड़ दी। 2-4 गालियाँ तो ज़्यादा दी, पर एक होटेटाट नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठा। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, सिकरम चली। मेरी छाती तो धड़क रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम तक पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टेट डर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता रहा। रात हुई, स्टेडर्टन पहुँचे। कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई, मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाई ने कहा, हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईसा हाजी शुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे बहुत दुख हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने
मुझे आश्वस्त किया। मैं सिक्रम कंपनी में एजेंट को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी। उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर की जगह दी जाए। चिट्ठियां एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा। स्टेडर्टन से बड़ी सिक्रम जाती है और कोचवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा। आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसलिए मार का यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। सवेरे ईसा सेठ के लोग मुझे सिक्रम पर ले गए। मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी परेशानी के मैं उस रात जोहान्सबर्ग पहुंच गया। स्टेडर्टन छोटा सा गांव है। जोहान्सबर्ग विशाल नगर है। अब्दुल्ला सेठ ने तार तो वहाँ भी दे ही दिया था। मुझे मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान का नाम पता भी दिया था। उनका आदमी सिरकम के पड़ाव पर पहुंचा था, पर ना मैंने उसे देखा और ना वह मुझे पहचान सका। मैंने होटल में जाने का विचार किया। 2-4 होटलों के नाम जान लिए थे। गाड़ी वाले से कहा कि ग्रांड नेशनल होटल में ले चलो। वहां पहुंचने पर मैनेजर के पास गया, जगह मांगी। मैनेजर ने क्षण भर मुझे निहारा, फिर शिष्टाचार की भाषा में कहा, मुझे खेद है, सब कमरे भरे पड़े हैं, और मुझे विदा किया। इसलिए मैंने गाड़ी वाले से मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन की दुकान पर ले चलने को कहा। वहाँ अब्दुल गनी सेठ मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने होटल की अपनी बीती उन्हें सुनाई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, वे हमें होटल में कैसे ठहरने देंगे? मैंने पूछा, क्यों? सो तो आप कुछ दिन रहने के बाद जान जाएंगे। इस देश में तो हम ही रह सकते हैं, क्योंकि हमें पैसा कमाने हैं। इसलिए नाना प्रकार के अपमान सहन करते हैं और पड़े हुए हैं। यूँ कहकर उन्होंने ट्रांसवाल में हिंदुस्तानियों पर गुजरने वाले कष्टों का इतिहास कह सुनाया। इन अब्दुल गनी सेठ का परिचय हमें आगे और भी करना होगा। उन्होंने कहा, यह देश आपके समान लोगों के लिए नहीं है। देखिए, कल आपको प्रिटोरिया जाना है। वहाँ आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी। ट्रांसवाल में नेटाल से अधिक कष्ट है। यहाँ हमारे लोगों को पहले या तो दूसरे दर्जे का टिकट दिया ही नहीं जाता। आपने इसके लिए पूरी कोशिश नहीं की होगी। अब्दुल गनी सेठ बोले, हमने पत्र व्यवहार तो किया है, पर हमारे अधिकतर लोग पहले दूसरे दर्जे में बैठना ही कहाँ चाहते हैं। मैंने रेलवे के नियम मांगे, उन्हें पढ़ा। उनमें इस बात की गुंजाइश थी, ट्रांसवाल में मूल कानून सूक्ष्मतापूर्वक नहीं बनाए जाते थे। रेलवे के नियमों का तो पूछना ही क्या था। मैंने सेठ से कहा, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही जाऊंगा, और वैसे ना जा सका तो विक्टोरिया यहाँ से 38 मील ही तो है। मैं वहाँ घोड़ा गाड़ी करके चला जाऊंगा। अब्दुल गनी सेठ ने उसमें लगने वाले खर्च और समय की तरफ मेरा ध्यान खींचा, पर मेरे विचार से वे सहमत हुए। मैंने स्टेशन मास्टर को पत्र भेजा। उसमें मैंने अपने बैरिस्टर होने की बात लिखी। साथ ही यह भी सूचित किया कि मैं हमेशा पहले दर्जे में ही सफ़र करता हूँ। प्रिटोरिया तुरंत पहुँचने की आवश्यकता की तरफ भी उसका ध्यान खींचा, और उन्हें लिखा कि उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने जितना समय मेरे पास नहीं रहेगा, अतएव पत्र का जवाब पाने के लिए मैं खुद ही स्टेशन पर पहुंचूंगा और पहले दर्जे का टिकट पाने की आशा रखूंगा। इसमें मेरे मन में थोड़ा पेंच था। मेरा यह ख्याल था कि स्टेशन मास्टर लिखित उत्तर
ना कहीं देगा। फिर कुली बैरिस्टर कैसे रहते होंगे, इसकी भी वह कोई कल्पना ना कर सकेगा। इसलिए अगर मैं पूरे साहबी ठाठ में उसके सामने जाकर खड़ा रहूँगा और उससे बात करूँगा तो वह समझ जाएगा और शायद मुझे टिकट दे देगा। अतएव मैं फ्रॉक कोट, नेक टाई वगैरह डालकर पहुँचा। स्टेशन मास्टर के सामने मैंने गिन्नी निकाल कर रखी और पहले दर्जे का टिकट मांगा। उसने कहा, आपने ही मुझे चिट्ठी लिखी है? मैंने कहा, जी हाँ। यदि आप मुझे टिकट देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मुझे आज प्रिटोरिया जा पहुंचना ही चाहिए। स्टेशन मास्टर हंसा, उसे दया आई। वह बोला, मैं ट्रांसवाल नहीं हूँ, मैं हॉलैंडर हूँ। आपकी भावना को मैं समझ सकता हूँ। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। मैं आपको टिकट देना चाहता हूँ, पर एक शर्त है। अगर रास्ते में गार्ड आपको उतार दे और तीसरे दर्जे में बैठा दे तो आप मुझे फांसिए नहीं, यानी आप रेलवे कंपनी पर दावा ना कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। आप सज्जन हैं, यह तो मैं देख ही सकता हूँ। यूँ कहकर उसने टिकट काट दिया। मैंने उसका उपकार माना और उसे निश्चित किया। अब्दुल गनी सेठ मुझे विदा करने आए थे। यह कौतुक देखकर वे प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ, पर मुझे चिताया। आप भली भांति प्रिटोरिया पहुंच जाएं तो समझूंगा कि बेड़ा पार हुआ। मुझे डर है कि गार्ड आपको पहले दर्जे में आराम से बैठने नहीं देगा, और गार्ड ने बैठने भी दिया तो यात्री नहीं बैठने देंगे। मैं तो पहले दर्जे के डब्बे में बैठा। ट्रेन चली। जर्मिस्टन पहुंचने पर गार्ड टिकट जांचने आया। मुझे देखते ही खींच उठा। उंगली से इशारा करके मुझसे कहा, तीसरे दर्जे में जाओ। मैंने पहले दर्जे का टिकट दिखाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तीसरे दर्जे में। इस डब्बे में एक ही अंग्रेज यात्री था। उसने गार्ड को आड़े हाथों लिया। तुम इन भले आदमी को क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं हो इनके पास पहले दर्जे की टिकट है। मुझे इनके बैठने की तनिक भी कष्ट नहीं है। यूँ कहकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आप इत्मीनान से बैठे रहिए। गार्ड बड़बड़ाया, आपको कुली के साथ बैठना है तो मेरा क्या बिगड़ता है, और चल दिया। रात करीब 8 बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुंची। अब प्रिटोरिया में पहला दिन। मुझे आशा थी कि प्रिटोरिया स्टेशन पर दादा अब्दुल्ला के वकील की ओर से कोई आदमी मुझे मिलेगा। मैं जानता था कि कोई हिंदुस्तानी तो मुझे लेने आया ही ना होगा, और किसी भी हिंदुस्तानी के घर ना रहने के वचन से मैं बंधा हुआ था। वकील ने किसी आदमी को स्टेशन पर भेजा ना था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पहुंचने का दिन रविवार था, इसलिए थोड़ी असुविधा उठाए बिना वे किसी को भेज नहीं सकते थे। मैं परेशान हुआ, सोचने लगा कहाँ जाऊँ। डर था कि कोई होटल मुझे जगह देगा। स्टेशन खाली हुआ। मैंने टिकट कलेक्टर को टिकट देकर पूछताछ शुरू की। उसने सभ्यता से उत्तर दिए, पर मैंने देखा कि वह मेरी अधिक मदद नहीं कर सकता था। उसके बगल में एक अमेरिकन हंसवे सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल अजनबी हैं और यहाँ आपका कोई मित्र नहीं है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको एक छोटे से होटल में ले चलूँगा। उसका मालिक अमेरिकन है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि वह आपको टिका लेगा। मुझे थोड़ा शक तो हुआ, पर मैंने इन सज्जन का उपकार माना और उनके साथ जाना स्वीकार किया। वे मुझे जॉनस्टन के फैमिली होटल में ले गए। पहले उन्होंने मिस जॉनस्टन को एक ओर ले जाकर थोड़ी बातचीत की। मिस जॉनस्टन ने मुझे एक रात के लिए ठिकाना कबूल किया, और वह भी इस शर्त पर कि भोजन मेरे कमरे में पहुंचा देंगे। मिस जॉनस्टन ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मन में तो काले गोरे का कोई भेद नहीं है, पर मेरे सब ग्राहक गोरे ही हैं।
यदि मैं आपको भोजन गृह में भोजन कराऊं तो मेरे ग्राहक बुरा मानेंगे और शायद वे चले जाएंगे। मैंने जवाब दिया, आप मुझे एक रात के लिए रहने दे रहे हैं, इसे भी मैं आपका उपकार मानता हूँ। इस देश की स्थिति में कुछ परिचित हो चुका हूँ। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूँ। आप मुझे खुशी से मेरे कमरे में खाना दीजिए। कल तक मैं दूसरा प्रबंध कर लेने की आशा रखता हूँ। मुझे कमरा दिया गया। मैंने उसमें प्रवेश किया। एकांत मिलने पर भोजन की राह देखता हुआ मैं विचारों में डूब गया। इस होटल में अधिक यात्री नहीं रहते थे। कुछ देर बाद भोजन के साथ वेटर तो आता देखने के बदले मैंने मी जॉनसन को देखा। उन्होंने कहा, मैंने आपको कमरे में खाना देने की बात कही थी, पर मैंने उसमें शर्म महसूस की, इसलिए अपने ग्राहकों से आपके विषय में बातचीत करके उनकी राय जानी। आप भोजन गृह में बैठकर भोजन करें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ जितने दिन भी रहना चाहें रहें, उनकी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए आप चाहें तो भोजन गृह में आइए और जब तक जी चाहे यहाँ रहिए। मैंने फिर उनका उपकार माना और मैं भोजन गृह में गया। निश्चिंत होकर भोजन किया। दूसरे दिन सवेरे में वकील के घर गया। उनका नाम था A.W. वेकर। उनसे मिला। अब्दुल्ला सेठ ने मुझे उनके बारे में कुछ बता दिया था, इसलिए हमारी पहली मुलाकात से मुझे कोई आश्चर्य ना हुआ। वे मुझसे प्रेमपूर्वक मिले और मेरे बारे में कुछ बातें पूछी, जो मैंने उन्हें बतला दी। उन्होंने कहा, बैरिस्टर के नाते तो आपका यहाँ कोई उपयोग हो ही ना सकेगा। इस मुकदमे के लिए हमने अच्छे से अच्छे बैरिस्टर कर रखे हैं। मुकदमा लंबा है और गुत्थियों से भरा हुआ है, इसलिए आपसे मैं आवश्यक तथ्य आदि प्राप्त करने का ही काम ले सकूंगा। पर इतना फ़ायदा अवश्य होगा कि अपने मुँह वकील के साथ पत्र व्यवहार करने में मुझे अब आसानी हो जाएगी और तथ्यादि की जो जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी वह मैं आपके द्वारा मंगवा सकूंगा। आपके लिए अभी तक मैंने कोई मकान तो तलाश नहीं किया है। सोचा था कि आपको देखने के बाद खोज लूँगा। यहाँ रंगभेद बहुत है, इसलिए घर मिलना आसान नहीं है। पर मैं एक बहन को जानता हूँ, वह गरीब है, भटियारी की स्त्री है। मेरा ख्याल है कि वह आपको टिका लेगी, उसे भी कुछ मदद हो जाएगी। चलिए हम उसके यहाँ चलें। यूँ कहकर वे मुझे वहाँ ले गए। मी वेकर ने उस बहन को एक ओर ले जाकर उससे कुछ बातें की और उसने मुझे ठिकाना स्वीकार किया। हफ्ते में 35 शिलिंग देने का निश्चय हुआ। हमारी पहली ही मुलाकात में मी वेकर ने धर्म संबंधी मेरी मनः स्थिति जान ली। मैंने उन्हें बतला दिया, मैं जन्म से हिंदू हूँ। इस धर्म का भी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम ही है। मैं कहाँ हूँ, क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए, यह सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन मैं गंभीर से करना चाहता हूँ। दूसरे धर्मों का अध्ययन भी यथाशक्ति करने का मेरा इरादा है। यह सब सुनकर मी वेकर खुश हुए और बोले, मैं स्वयं साउथ अफ्रीका जनरल मिशन का एक डायरेक्टर हूँ। मैंने अपने खर्च से एक गिरजाघर बनवाया है। उसमें समय समय पर धर्म संबंधी व्याख्यान दिया करता हूँ। मैं रंग भेद को नहीं मानता। मेरे साथ काम करने वाले कुछ साथी भी हैं। हम प्रतिदिन 1 बजे कुछ मिनट के लिए मिलते हैं और आत्म की शांति तथा प्रकाश ज्ञान के उदय के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। वहाँ मैं अपने साथियों से भी आपकी पहचान करा दूंगा। वे सब आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे और मुझे विश्वास है कि उनका समागम आपको भी अच्छा लगेगा। मैं आपको कुछ धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए दूंगा, पर सच्ची पुस्तक तो बाइबिल ही है। मेरी सलाह है कि आप उसे अवश्य पढ़ें। मैंने मी वेकर का धन्यवाद दिया और
अपने बस भर रोज़ 1 बजे उनके मंडल में प्रार्थना के लिए पहुंचना स्वीकार किया। मैं मिस जस्टन के पास गया, बिल चुकाया, नए घर में पहुंचा, वहां भोजन किया। घर मालकिन भली स्त्री थी, उसने मेरे लिए अन्नाहार तैयार किया था। इस कुटुंब से घुल मिल जाने में मुझे देर ना लगी। भोजन से निबटकर मैं उन मित्र से मिलने गया जिसके नाम दादा अब्दुल्ला ने मुझे पत्र दिया था। उससे जान पहचान हुई। हिंदुस्तानियों की दुर्दशा की विशेष बातें उनसे जानने को मिली। उन्होंने मुझसे अपने घर रहने का आग्रह किया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और मेरे लिए जो व्यवस्था हो चुकी थी उसकी बात कही। उन्होंने मुझसे आग्रहपूर्वक कहा कि जिस चीज़ की आवश्यकता हो मैं उनसे मांग लूँ। शाम हुई और मैं तो अपने कमरे में जाकर विचारों के चक्कर में पड़ गया। मैंने अपने लिए तुरंत कोई काम नहीं देखा। अब्दुल्ला सेठ को इसकी सूचना भेज दी। मी बेकर की मित्रता का क्या अर्थ हो सकता है? उनके धर्म बंधुओं से मुझे क्या मिल सकेगा? ईसाई धर्म का अध्ययन मुझे किस हद तक करना चाहिए? हिंदू धर्म का साहित्य कहाँ से प्राप्त किया जाए? उसे समझे बिना मैं ईसाई धर्म के स्वरूप को कैसे समझ सकता हूँ? मैं एक ही निर्णय कर सका, मुझे जो भी पढ़ने को मिले उसे मैं निष्पक्ष भाव से पढ़ूँ और मी बेकर का समुदाय को भगवान जिस समय जो सुझा दे सो जवाब दूँ। जब तक मैं अपने धर्म को पूरी तरह से समझ ना लूँ तब तक मुझे दूसरे धर्मों को अपनाने का विचार नहीं करना चाहिए। इस तरह सोचता हुआ मैं निंद्रावश हो गया। बापू का ईसाइयों से संपर्क। दूसरे दिन 1 बजे मैं मिसेज बेकर के प्रार्थना समाज में गया। वहाँ मिस हैरिस, मिस गेव, मिस कोटस आदि से परिचित हुआ। सबने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। मैंने भी उनका अनुकरण किया। प्रार्थना में जिसके जो इच्छा होती सो ईश्वर से मांगता। दिन शांति से बीते। ईश्वर हमारे हृदय के द्वार खोले इत्यादि बातें तो होती ही थी। मिस हैरिस और मिस गेव दोनों प्रौढ़ अवस्था की कुमारिकाएं थीं। मिस कोटस क्वेकर थे। ये दोनों कुमारिकाएं साथ रहती थीं। उन्होंने मुझे हर रविवार को 4 बजे की चाय के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मिस कोटस जब मिलते तो मुझे हर रविवार को उन्हें हफ्ते भर की अपनी धार्मिक डायरी सुनानी पड़ती। कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी, मेरे मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा होती। वे दोनों बहनें अपने मीठे अनुभव सुनाती और अपने को प्राप्त हुई परम शांति की बातें करती। मिस कोटस एक साफ दिल वाले चुस्त नौजवान क्वेकर थे। उनके साथ मेरा प्रगाढ़ संबंध हो गया था। हम बहुत बार एक साथ घूमने भी जाया करते थे। वे मुझे दूसरे ईसाइयों के घर भी ले जाते थे। मिस कोटस ने मुझे पुस्तकों से लाद दिया। जैसे जैसे वे मुझे पहचानते जाते वैसे वैसे उन्हें अच्छे लगने वाली पुस्तकें मुझे पढ़ने को देते रहते। मैंने भी केवल श्रद्धावश ही उन पुस्तकों को पढ़ना स्वीकार किया। इन पुस्तकों की हम आपस में भी चर्चा किया करते थे। मिस कोटस हारने वाले आदमी नहीं थे। उनके प्रेम का पार ना था। उन्होंने मेरे गले में वैष्णवी कंठी देखी। उन्हें यह वहम जान पड़ा और वे दुखी हुए। बोले, यह वहम तुम जैसे को शोभा नहीं देता। लाओ इसे तोड़ दूं। यह कंठी नहीं टूट सकते, माता जी की प्रसादी है। पर क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मैं इसका गूढ़ार्थ नहीं जानता। इसे ना पहनने से मेरा अकल्याण होगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। पर माता जी ने जो माला मुझे प्रेम पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनाने में उन्हें मेरा कल्याण माना है, उसका त्याग मैं बिना कारण नहीं करूँगा। समय पाकर यह जीर्ण हो जाएगी और टूट जाएगी तो दूसरी प्राप्त करके पहनने का लोभ नहीं रहेगा। पर यह कंठी टूट नहीं सकती। मिस कोटस मेरी इस दलील से कद्र नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें तो मेरे धर्म के प्रति ही अनास्था थी। वे मुझे अज्ञान, क्रूप,
में से उबार लेने की आशा रखते थे। वे मुझे यह बताना चाहते थे कि दूसरे धर्मों में भले ही कुछ सत्य हो, पर पूर्ण सत्य रूप ईसाई धर्म को स्वीकार किए बिना मोक्ष मिल ही नहीं सकता। ईसा की मध्यस्थता के बिना पाप धुल ही नहीं सकते और सारे पुण्य कर्म निरर्थक हो जाते हैं। इन परिचयों से एक परिचय प्लीमथ ब्रदर से संबंधित एक कुटुंब का था। प्लीमथ ब्रदर नाम का एक ईसाई संप्रदाय है। कोटस के कराए हुए बहुत से परिचय मुझे अच्छे लगे। वे लोग मुझे ईश्वर से डरने वाले जान पड़े। पर इस कुटुंब में एक भाई ने मुझसे यह दलील की, आप हमारे धर्म की खूबी नहीं समझ सकते। आपकी बातों से हम देखते हैं कि आपको क्षण क्षण अपनी भूलों का विचार करना होता है, उन्हें सदा सुधारना होता है। न सुधारने पर आपको पश्चाताप करना पड़ता है, प्रायश्चित करना होता है। इस कर्मकांड से आपको मुक्ति कब मिल सकती है? शांति तो आपको मिल ही नहीं सकती। आप यह तो स्वीकार करते ही हैं कि हम पापी हैं। आप अब हमारे विश्वास की परिपूर्णता देखिए। हमारा प्रयत्न व्यर्थ है, फिर भी मुक्ति की आवश्यकता तो है ही। पाप का बोझ कैसे उठे, हम उसे ईसा पर डाल दें। वह ईश्वर का एकमात्र निष्पाप पुत्र है। उसका वरदान है कि जो ईश्वर को मानते हैं उनके पाप वह धो देता है। ईश्वर की यह अगाध उदारता है। ईसा की इस मुक्ति योजना को हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमसे चिपटते नहीं। पाप तो मनुष्य से होता ही है। इस दुनिया में निष्पाप कैसे रहा जा सकता है? इसी से ईसा ने सारे संसार के पापों का प्रायश्चित एक ही बार में कर डाला। जो उनके महाबलिदान का स्वीकार करना चाहते हैं, वे वैसे करके शांति प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ आपकी अशांति और कहाँ हमारी शांति? यह दलील मेरे गले बिल्कुल ना उतरी। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि सर्वमान्य ईसाई धर्म यही है तो वह मेरे काम का नहीं है। मैं पाप में परिणाम से मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो पाप वृत्ति से, पाप कर्म से मुक्ति चाहता हूँ। जब तक वह मुक्ति नहीं मिलती तब तक अपनी यह अशांति मुझे प्रिय रहेगी। प्लीमथ ब्रदर ने उत्तर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका प्रयत्न व्यर्थ है। मेरी बात पर आप फिर सोचिएगा और इन भाई ने जैसा कहा वैसा अपने व्यवहार द्वारा करके भी दिखा दिया। जानबूझकर अनीति कर दिखाई, पर सब ईसाइयों की ऐसी मान्यता नहीं होती। यह तो मैं इन परिचयों से पहले ही जान चुका था। मिस कोटस स्वयं ही पाप से डरकर चलने वाले थे। उनका हृदय निर्मल था। वे हृदय शुद्धि की सख्ता से विश्वास रखते थे। उक्त बहनें भी वैसी ही थी। मेरे हाथ पढ़ने वाली पुस्तकों में से कोई भक्तिपूर्ण थी। अतएव एक परिचय से मिस कोटस को जो घबराहट हुई उसे मैंने शांत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि एक प्लीमथ ब्रदर की अनुचित धारणा के कारण मैं ईसाई धर्म के बारे में गलत राय नहीं बना सका। मेरी कठिनाइयाँ तो बाइबिल के बारे में और उसके रूढ़ अर्थ के बारे में थी। बापू का हिंदुस्तानियों से परिचय। नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था, प्रीटोरिया में वही स्थान सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का था। उनके बिना एक भी सार्वजनिक काम चल नहीं सकता था। उनसे मैंने पहले ही हफ्ते में जान पहचान कर ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रीटोरिया के प्रत्येक हिंदुस्तानी के संपर्क में आना चाहता हूँ। मैंने हिंदुस्तानियों की स्थिति का अध्ययन करने की अपनी इच्छा प्रकट की और इन सारे कामों में उसकी मदद चाहिए। उन्होंने खुशी से मदद देने का कबूल किया। मेरा पहला कदम तो सब हिंदुस्तानियों की एक सभा करके उनके सामने सारी स्थिति का चित्र खड़ा कर देना था। अंत में मैंने यह सुझाया कि एक मंडल की स्थापना करके हिंदुस्तानियों के कष्टों और कठिनाइयों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियां भेजकर करना चाहिए, और यह भी सूचित किया कि मुझे जितना समय मिलेगा उतना इस काम के लिए मैं बिना वेतन मैं दूंगा।
मैंने देखा कि सभा पर मेरी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। सभा के परिणाम से मुझे संतोष हुआ। निश्चय कि ऐसे सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए। यह सभा न्यूनाधिकार नियमित रूप से होती थी और उसमें विचारों और आदान प्रदान होता रहता था। नतीजा यह हुआ कि प्रिटोरिया में शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी रहा होगा जिसे मैं पहचानने न लगा हूँ, अथवा जिसकी परिस्थिति में मैं परिचित ना हो सका। हिंदुस्तानियों की स्थिति का ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम आया कि मुझे प्रिटोरिया में रहने वाले ब्रिटिश एजेंट से परिचित करने की इच्छा हुई। मैं मिस जेकोब्स डी वेट से मिला। उसकी सहानुभूति हिंदुस्तानियों के साथ थी। उनका प्रभाव कम था, पर उन्होंने यथासंभव मदद करने और जब मिलना हो तब आकर मिल जाने के लिए कहा। रेलवे के अधिकारियों से मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया और बतलाया कि उन्हीं के कायदों के अनुसार हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे में यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप यह पत्र मिला कि अच्छे कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानी को ऊंचे दर्जे के टिकट दिए जाएंगे। इससे पूरी सुविधा नहीं मिली, क्योंकि अच्छे कपड़े किसने पहने हैं, इसका निर्णय तो स्टेशन मास्टर को ही करना था ना। ब्रिटिश एजेंट ने मुझे हिंदुस्तानियों के बारे में हुए पत्र व्यवहार संबंधी कई कागज़ पढ़ने को दिए। तैयब सेठ ने भी दिए थे। उनसे मुझे पता चला कि ऑरेंज फ्री स्टेट से हिंदुस्तानियों को किस निर्दयता के साथ निकाल बाहर किया गया था। सारांश यह है कि ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का गहरा अध्ययन मैं प्रिटोरिया में कर सका। इस अध्ययन का आगे चलकर मेरे लिए पूरा उपयोग होने वाला है, इसकी मुझे जरा भी कल्पना न थी। मुझे तो 1 साल के अंत में अथवा मुकदमा पहले समाप्त हो जाए तो उससे पहले ही स्वदेश लौट जाना था, पर ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। कुली समझे जाने का बापू का अनुभव। ट्रांसवाल में सन 1885 में एक कड़ा कानून बना। 1886 में उसमें कुछ सुधार हुए। उसके फलस्वरूप यह तय हुआ कि हर एक हिंदुस्तानी को प्रवेश फी के रूप में 3 पाउंड जमा कराने चाहिए। उनके लिए अलग थोड़ी जगह में ही वे ज़मीन मालिक हो सकते थे, पर वहाँ भी उन्हें व्यवहार में ज़मीन का स्वामित्व नहीं मिला। उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया था। ये तो खास एशिया वासियों के लिए बने कानून थे। इसके अलावा जो कानून काले रंग के लोगों पर लागू होते थे वे भी एशिया वासियों पर लागू होते थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी लोग पटरी यानी फुटपाथ पर अधिकार पूर्ण चल नहीं सकते थे और रात 1 बजे के बाद परवाने के बिना नहीं निकल सकते थे। इस अंतिम कानून का अमल हिंदुस्तानियों पर न्यूनाधिकार प्रमाण में होता था, जिनकी गिनती अरबों में होती थी। वे बतौर मेहरबानी के इस नियम से मुक्त समझे जाते थे। मैं अक्सर मिस कोटस के साथ रात को घूमने जाया करता था। कभी कभी घर पहुंचने में 10 भी बज जाते थे। अतएव पुलिस मुझे पकड़े तो यह डर जितना स्वयं मुझे था उससे अधिक मिस्टर कोटस को था। अपने हफ्सियों को तो वे ही परवाने देते थे, लेकिन मुझे परवाना कैसे दे सकते थे। मालिक अपने नौकर को ही परवाना देने का अधिकारी था। मैं लेना चाहूँ और मिस कोटस देने को तैयार हो जाए तो भी वह नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वैसा करना विश्वासघात माना जाता। इसलिए मिस कोटस या उनके कोई मित्र मुझे वहाँ से सरकारी वकील डॉक्टर क्राउजे के पास ले गए। हम दोनों एक ही इन के बैरिस्टर निकले। उन्हें यह बात असहन जान पड़ी कि रात 1 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मुझे परवाना लेना चाहिए। उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की। मुझे परवाना देने के बदले उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दिया। उसका आशय यह था कि मैं चाहे जहाँ जाऊँ पुलिस को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं इस पत्र को हमेशा अपने साथ रखकर घूमने लगता था। हालांकि कभी उसका उपयोग नहीं करना पड़ा।
लेकिन इसे तो केवल संयोग ही समझना चाहिए। पटरी पर चलने का प्रश्न मेरे लिए कुछ गंभीर परिणाम वाला सिद्ध हुआ। मैं हमेशा प्रेसिडेंसी स्ट्रीट के रास्ते एक खुले मैदान में घूमने जाया करता था। इस मोहल्ले में प्रेसिडेंट क्रूगर का घर था। यह घर सब तरह से आडंबरों से रहित था। इसके चारों ओर कोई अहाता भी नहीं था आसपास के दूसरे घरों में, और इसमें कोई फ़र्क नहीं मालूम होता था। प्रिटोरिया में कई लखपतियों के घर इसकी तुलना में बहुत बड़े, शानदार और अहाते वाले थे। प्रेसिडेंट को सादगी प्रसिद्ध थी। घर के सामने पहरा देने वाले संतरी को देखकर ही पता चलता था कि यह किसी अधिकारी का घर है। मैं प्रायः हमेशा ही सिपाही के बिल्कुल पास से होकर निकलता था, पर वह मुझे कुछ नहीं कहता था। सिपाही समय समय पर बदला करते थे। एक बार एक सिपाही ने बिना चेताए, बिना पटरी पर से उतर जाने को कहे मुझे धक्का मारा, लात मारी और नीचे उतार दिया। मैं तो गहरे सोच में पड़ गया। लात मारने का कारण पूछने से पहले ही मिस कोटस ने, जो उसी समय घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहे थे, मुझे पुकारा और कहा, गांधी, मैंने सब देखा है। आप मुकदमा चलाना चाहे तो मैं गवाही दूंगा। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आप पर इस तरह हमला किया गया। मैंने कहा, इसमें खेद का कोई कारण नहीं। सिपाही बेचारा क्या जाने, उसके लिए तो काले काले सब एक से ही हैं। वह हवसियों को इसी तरह पटरी पर से उतारता होगा, इसलिए उसने मुझे ही धक्का दे मारा। मैंने तो नियम ही बना लिया है कि मुझ पर जो बीतेंगे उसके लिए मैं कभी अदालत में नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे मुकदमा नहीं चलाना है। यह तो आपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही बात कही है, पर आप इस पर फिर से विचार करिए। ऐसे आदमी को कुछ सबक तो देना ही चाहिए। इतना कहकर उन्होंने उस सिपाही को बात की और उसे उलाहना दिया। मैं सारी बात तो समझ नहीं सका। सिपाही डच था और उसके सच उनकी बातें डच में ही हुई। इसके बाद सिपाही ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैं तो उसे पहले ही माफ़ कर चुका था, लेकिन उस दिन मैंने वह रास्ता छोड़ दिया। दूसरे सिपाहियों को इस घटना का क्या पता होगा। मैं खुद निर्दोष होकर फिर लात किस लिए खाऊं? इसलिए मैंने घूमने जाने के लिए दूसरा रास्ता पसंद कर लिया। इस तरह मैंने हिंदुस्तानियों की दुर्दशा का ज्ञान पढ़कर, सुनकर और अनुभव कर प्राप्त किया। मैंने देखा कि स्वाभिमान की रक्षा चाहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दक्षिण अफ्रीका उपयुक्त देश नहीं है। यह स्थिति किस तरह बदली जा सकती है, इसके विचार में मेरा मन अधिकाधिक व्यस्त रहने लगा। किंतु अभी मेरा मूर्ख धर्म तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को ही संभालना था ना। अब मुकदमे की तैयारी। दादा अब्दुल्ले के केस की तैयारी करते समय मैं तथ्य की महिमा को इस हद तक नहीं पहचान सका था। तथ्य का अर्थ है सच्ची बात। सच्चाई पर डटे रहने के कानून अपने आप हमारी मदद पर आ जाते हैं। अंत में मैंने दादा अब्दुल्ला के केस में यह देख लिया कि उनका पक्ष मजबूत है। कानून को उनकी मदद करनी ही चाहिए। पर मैंने देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों पक्ष, जो आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही नगर के निवासी हैं, बर्बाद हो जाएंगे। कोई कह नहीं सकता था कि मुकदमे का अंत कब होगा। अदालत में चलता रहे तो उसे जितना चाहो उतना लंबा किया जा सकता था। मुकदमे को लंबा करने में दो में से किसी एक पक्ष का भी लाभ ना होता। इसलिए संभव हो तो दोनों पक्ष मुकदमे का शीघ्र अंत चाहते थे। मैंने तैयब सेठ से विनती की, झगड़े को आपस में ही निपटा लेने की सलाह दी। उन्हें अपने वकील से मिलने को कहा। यदि दोनों पक्ष अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को पंच चुन ले तो मामला झटपट निपट जाए। वकीलों का खर्च इतना अधिक बढ़ता जा रहा था कि उसमें उनके जैसे बड़े व्यापारी भी बर्बाद हो जाते। दोनों इतनी चिंता के साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिंत होकर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था।
इस बीच आपस में वैर भी बढ़ता ही जा रहा था। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ मान गए। आखिर पंच नियुक्त हुए। उनके सामने मुकदमा चला। मुकदमे में दादा अब्दुल्ला जीते, पर इतने में से मुझे संतोष नहीं हुआ। यदि पंच के फैसले पर अमल होता तो तैयब हाजी खान मोहम्मद इतना रुपया एक साथ दे नहीं सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए पोरबंदर के मेमनों के आपस का ऐसा एक अलिखित नियम था कि खुद चाहे मर जाएं पर दिवाला ना निकाले। तैयब सेठ 37,000 पाउंड और मुकदमे का खर्च एक मुश्त दे ही नहीं सकते थे। उन्हें ना तो एक दमड़ी कम देनी थी और ना दिवाला ही निकालना था। रास्ता एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें काफ़ी लंबे मोहलत दें। दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लिया और खूब लंबी मोहलत दे दी। पंच नियुक्त कराने में मुझे जितनी मेहनत पड़ी, उससे अधिक मेहनत ये लंबी अवधि निश्चित कराने में पड़ी। दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरे संतोष की सीमा न रही। मैं सच्ची वकालत सीखा, मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना सीखा और मनुष्य हृदय में प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच खुदी हुई खाई को बांटना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जर जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में सुलझाने में ही बीता। उसमें मैंने कुछ खोया नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने पैसा खोया, आत्मा तो खोई ही नहीं। अब ईश्वर इच्छा सर्वोपरि। खबर नहीं इस युग में पल की, समझ मन को जाने कल की। मुकदमे के ख़त्म होने पर मेरे लिए प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण ना रहा। मैं डरबन गया। वहाँ पहुंचकर मैंने हिंदुस्तान लौटने की तैयारी की। अब्दुल्ला सेठ मुझे बिना मान सम्मान के जाने दे, यह संभव ना था। उन्होंने मेरे निमित्त से सिडनहैम में एक सामूहिक भोजन का आयोजन किया। पूरा दिन वही बिताना था। मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के एक कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल के धारा सभा के लिए सदस्य चुनने को जो अधिकार है वह छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंध रखने वाले कानून पर बहस चल रही थी। मैं इस कानून से अपरिचित था। भोज में सम्मिलित सदस्यों में किसी को भी हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने वाले इस बिल की कोई खबर ना थी। मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा। उन्होंने कहा, इन बातों को हम क्या जानें। व्यापार पर कोई संकट आवे तो हमें उसका पता चलता है। देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई। उसके लिए हमने मेहनत की, पर हम तो अपंग ठहरे। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ भाव ताव की ही बातें समझ पाते हैं। कानूनी बातों का हमें क्या पता चले। हमारे आँख कान तो हमारे गोरे वकील हैं। मैंने पूछा, पर यहाँ पैदा हुए और अंग्रेज़ी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी यहाँ हैं, वे क्या करते हैं। अब्दुल्ला सेठ ने माथे पर हाथ रखकर कहा, अरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है। वे बेचारे इसमें क्या समझे। वे तो हमारे पास भी नहीं भटकते, और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के पंजे में हैं, और पादरी सब गोरे हैं जो सरकार के अधीन हैं। मेरी आंखें खुल गई। इस समाज को अपमान चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यही अर्थ है। वे ईसाई हैं, इससे क्या हिंदुस्तानी नहीं रहे और परदेसी बन गए। किंतु मुझे तो वापस स्वदेश जाना था, इसलिए मैंने उपर्युक्त विचारों को प्रकट नहीं किया। मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा, लेकिन अगर यह कानून इसी तरह पास हो गया तो आप सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगा। यह तो हिंदुस्तानियों की आबादी को मिटाने का पहला कदम है।
इसमें हमारे स्वाभिमान की हानि है। दूसरे मेहमान इन चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैं आपसे सच बात कहूं, अगर आप इस स्टीमर में ना जाएं और एकाध महीना रुक जाएं तो आप जिस तरह कहेंगे हम लड़ेंगे। दूसरे सब एक साथ बोल उठे, यह बात सच है अब्दुल्ला सेठ, आप गांधी भाई को रोक लीजिए। मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली। मताधिकार कितनों को प्राप्त है सो जान लिया और फिर मैंने 1 महीने रुक जाने का निश्चय किया। इस प्रकार ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे अस्थायी निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का बीज रोपा गया। नेटाल में बस गया। पहला काम तो यह सोचा गया कि धारा सभा के अध्यक्ष को ऐसा तार भेजा जाए कि वे बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इसी आशय का तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भेजा और दूसरा दादा अब्दुल्ला के मित्र के नाते मिस एक्वम्ब को भेजा गया। इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा 2-3 दिन तक मुतब्बली रहेगी। सब खुश हुए। सब जानते थे कि यही नतीजा निकलेगा, पर कौम में नवजीवन का संचार हुआ। सब कोई यह समझे कि हम एक कौम हैं, केवल व्यापारी संबंधी अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि कौम के अधिकारों के लिए भी लड़ना हम सबका धर्म है। उन दिनों लॉर्ड रिपन उपनिवेश मंत्री थे। उन्हें एक बहुत बड़ी अर्जी भेजने का निश्चय किया गया। इस अर्जी पर यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहियां लेनी थी। यह काम 1 दिनों में तो हो ही नहीं सकता था, अतः स्वयं सेवक नियुक्त हुए और सबने काम निपटाने का जिम्मा लिया। अर्जी लिखने में मैंने बहुत मेहनत की। जो साहित्य मुझे मिला तो सब मैं पढ़ गया। हिंदुस्तान में हम एक प्रकार के मताधिकार का उपयोग करते हैं, सिद्धांत की इस दलील को, और हिंदुस्तानियों की आबादी कम है, इस व्यवहारिक दलील का मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अर्जी पर 10,000 सहियाँ हुई। एक पखवाड़े में अर्जी भेजने लायक सहियाँ प्राप्त हो गई। इतने समय में नेटाल में 10,000 सहियाँ प्राप्त की गई। इसे पाठक छोटे मोटी बात न समझें। सहियाँ समूचे नेटाल से प्राप्त करनी थी। लोग ऐसे काम से अपरिचित थे। निश्चित यह था कि सही करने वाले किस बात पर सही कर रहा है, इसे जब तक वह समझ ना ले तब तक सही ना ली जाए। इसलिए खास तौर पर स्वयं सेवकों को भेजकर ही सहियाँ प्राप्त की जा सकती थी। अर्जी गई, उसकी 1,000 प्रतियाँ छपवाई थी। उस अर्जी के कारण हिंदुस्तान के आम लोगों को नेटाल का पहली बार परिचय हुआ। मैं जितने अखबारों और सार्वजनिक नेताओं के नाम जानता था उतनों को अर्जी की प्रतियां भेजी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर उल्लेख लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग का अच्छा समर्थन किया। विलायत में भी अर्जी की प्रतियां सब पक्षों के नेताओं को भेजी गई थी। वहां लंदन के टाइम्स का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे आशा बंधी कि बिल मंजूर ना हो सकेगा। अब मैं नेटाल छोड़ सकूं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं रही। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और नेटाल में ही अस्थायी रूप से रहने का अत्यंत आग्रह किया। मैंने अपनी कठिनाइयां बताई। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर नहीं रहना चाहिए। मुझे अलग घर बसाने की आवश्यकता जान पड़ी। उस समय मैंने यह माना कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बैरिस्टरों की तरह मेरे रहने से हिंदुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। मुझे लगा कि ऐसा घर मैं साल में 300 पाउंड के खर्च के बिना चला ही ना सकूँगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूँ, और वहाँ रहने वालों के इसकी सूचना दे दी। इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि कोई 20 व्यापारी ने मेरे लिए वर्ष का वर्षासन बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय मुझे जो भेंट देने वाले थे उसके बदले उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया
और मैं नेटाल में बस गया। नेटाल इंडियन कांग्रेस भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून के विरुद्ध केवल प्रार्थना पत्र भेजकर ही बैठा नहीं जा सकता था, उसके बारे में आंदोलन चलने रहने की उपनिवेश मंत्री पर उसका असर पड़ सकता था। इसके लिए एक संस्था की स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इस संबंध में मैंने अब्दुल्ला सेठ से सलाह ली कि दूसरे साथियों से मिला और हमने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करने का निश्चय किया। उसके नामकरण में थोड़ा धर्म संकट था। इस संस्था को कोई किसी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं करना था, अतएव मैंने अपनी दलीलें पेश करके संस्था का नाम कांग्रेस ही रखने का सुझाव दिया और सन 1894 के मई महीने की 22 तारीख को नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। सदस्य बनाने के साथियों से असीम उत्साह का परिचय दिया था। इसमें उन्हें आनंद आता था, अनमोल अनुभव प्राप्त होते थे। बहुतेरे लोग खुश होकर नाम लिखाते और तुरंत पैसे दे देते थे। दूर दूर के गांवों में थोड़ी कठिनाई होती थी। लोग सार्वजनिक काम का अर्थ नहीं समझते थे। बहुत सी जगहों में तो लोग अपने यहाँ आने का न्योता भेजते और प्रमुख व्यापारी के यहाँ ठहरने की व्यवस्था करते। पर इन यात्राओं में एक जगह शुरू में ही हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहाँ एक व्यापारी से 6 पाउंड मिलने चाहिए थे, पर वह 3 से आगे बढ़ता ही ना था। अगर इतनी रकम हम ले लेते तो फिर दूसरे से अधिक ना मिलती। पड़ाव उन्हीं के घर पर था। हम सब भूखे थे, पर जब तक चंदा ना मिले भोजन कैसे करें। उन भाई को खूब समझाया मनाया, पर वे टस से मस ना होते थे। गांव के दूसरे व्यापारी ने भी उन्हें समझाया। सारी रात झकझक में बीत गई। गुस्सा तो कई साथियों को आया, पर किसी ने विनय का त्याग ना किया। ठेठ सवेरे वे भाई पिघले और उन्होंने 6 पाउंड दिए, हमें भोजन कराया। यह घटना टोगांट में घटी थी। इसका प्रभाव उत्तरी किनारे पर ठेठ स्टेगर और अंदर की ओर ठेठ चार्ल्स टाउन पर तक पड़ा। इससे चंदा वसूली का हमारा काम आसान हो गया, पर हमारा हेतु केवल पैसे इकट्ठे करने का ही ना था। आवश्यकता से अधिक पैसा न रखने का तत्व भी मैं समझ चुका था। नेटाल इंडिया कांग्रेस में उपनिवेशों में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने प्रवेश किया था और मुहर्रिरों का समाज उसमें दाखिल हुआ था। फिर भी मजदूर ने गिरमिटिया समाज के लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं किया था। कांग्रेस उनकी नहीं हुई थी। वे उसमें चंदा देकर और दाखिल होकर उसे अपना नहीं सके थे। उनके मन में कांग्रेस के प्रति प्रेम तो तभी पैदा हो सकता था जब कांग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसंग अपने आप आ गया, और वह भी ऐसे समय जबकि मैं स्वयं अथवा कांग्रेस उसके लिए शायद ही तैयार थी। मुझे वकालत शुरू किए अभी मुश्किल से 2-4 महीने हुए थे। कांग्रेस का भी बचपन था। इतने में एक दिन बालासुंदरम नाम का एक मद्रासी हिंदुस्तानी हाथ में साफा लिए रोता रोता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह थर-थर काँप रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। उसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। मालिक किसी वजह से गुस्सा था, उसे होश न रहा और उसने बालासुंदरम की खूब जमकर पिटाई की। परिणाम स्वरूप बालासुंदरम के 2 दांत टूट गए। मैंने उसे डॉक्टर के यहाँ भेजा। उन दिनों गोरे डॉक्टर ही मिलते थे। मुझे चोट संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करके मैं बालासुंदरम को मजिस्ट्रेट के पास ले गया। वहाँ बालासुंदरम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर मजिस्ट्रेट मालिक पर गुस्सा हुआ। उसने मालिक के नाम समन जारी करने का हुक्म दिया। मेरी नियत मालिक को सज़ा कराने की नहीं थी। मुझे तो बालासुंदरम को उसके पंजे से छुड़ाना था। मैंने गिरमिटियों से संबंध रखने वाले कानून की छानबीन कर ली। यदि साधारण नौकर छोड़ता तो
मालिक उसके खिलाफ दीवानी दावा दायर कर सकता था, पर उसे फौजदारी में नहीं ले जा सकता था। गिरमिटिया में और साधारण नौकर में बहुत फ़र्क था, पर ख़ास फ़र्क यह था कि अगर गिरमिटिया मालिक को छोड़े तो वह फौजदारी गुनाह माना जाता था और उसके लिए उसे कैद भुगतनी होती थी। इसलिए सर विलियम विल्सन हंटर ने इस स्थितियों को लगभग गुलामी की सी स्थिति माना था। गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक को मलकियत माना जाता था। बालासुंदरम को छुड़ाने के केवल दो उपाय थे, या तो गिरमिटियों के लिए नियुक्त अधिकारी, जो कानून की दृष्टि से उनका रक्षक कहा जाता था, उसका गिरमिट रद्द करें या दूसरे के नाम लिखवा दें, अथवा मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं मालिक से मिला, उससे मैंने कहा, मैं आपको सज़ा नहीं कराना चाहता, इस आदमी को सख्त मार पड़ी है, सो तो आप जानते ही हैं। आप इसका गिरमिट दूसरे के नाम लिखवाने की राज़ी हो जाएं तो मुझे संतोष होगा। मालिक तो यही चाहता था। फिर मैं रक्षक से मिला, उसने भी सहमत होना स्वीकार किया, पर शर्त यह रखी कि मैं बालासुंदरम के लिए नया मालिक खोज दूं। मुझे नए अंग्रेज़ मालिक की खोज करनी थी। हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर रखने की इजाज़त नहीं थी। मैं अभी कुछ ही अंग्रेज़ को पहचानता था। उनमें से एक को मिला, उन्होंने मुझ पर मेहरबानी करके बालासुंदरम को रखना मंजूर कर लिया। मैंने उनकी कृपा को सभार स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को अपराधी ठहराकर यह लिख दिया कि उसके बालासुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखना स्वीकार किया है। बालासुंदरम के मामले की बात गिरमिटियों के चारों तरफ फैल गई और उनका मैं बंधु मान लिया गया। मुझे यह बात अच्छी लगी। मेरे दफ्तर में गिरमिटियों का तांता सा लग गया और मुझे उनके सुख दुख जानने की बड़ी सुविधा हो गई। 3 पाउंड का कर। बालासुंदरम के किस्से से गिरमिटियाँ हिंदुस्तानियों के साथ मेरा संबंध जोड़ दिया, परंतु उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला, उसके परिणाम स्वरूप मुझे उनकी स्थिति का गहरा अध्ययन करना पड़ा। लगभग सन 1860 में जब नेटाल में बसे हुए गोरों ने देखा कि वहाँ ईख की फसल अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मज़दूरों की खोज शुरू की। मज़दूर ना मिले तो ना तो ईख पैदा हो सकती थी और ना चीनी ही बन सकती थी। नेटाल के हबशी यह मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल निवासी गोरे ने भारत के साथ विचार विमर्श करके हिंदुस्तानी मज़दूरों को नेटाल जाने देने की अनुमति प्राप्त की। उन्हें यह लालच दिया गया कि 5 साल तक मजदूरी करने का बंधन रहेगा और 5 साल के बाद उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल से बसने की छूट रहेगी। उनको ज़मीन का मालिक बनने का पूरा अधिकार भी दिया गया था। उस समय गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 साल पूरे होने के बाद ज़मीन जोते और अपने उद्यम का लाभ नेटाल को दे। हिंदुस्तानी मजदूर ने यह लाभ आशा से अधिक दिया। साग सब्जी खूब बोई, हिंदुस्तान की अनेक उत्तम तरकारियां पैदा की। जो साग सब्जियां वहां पहले से पैदा होती थी, उनके दास रास्ते कर दिए गए। हिंदुस्तान में आम लाकर लगाए, पर इसके साथ ही उन्होंने व्यापार भी शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए ज़मीनें खरीद ली और बहुतेरे लोग मजदूर न रहकर अच्छे ज़मींदार और मकान मालिक बन गए। इस तरह मजदूरों से मकान मालिक बन जाने वालों के पीछे पीछे वहां स्वतंत्र व्यापारी भी पहुंचे। सेठ अबूबकर अहमद उनमें सबसे पहले पहुंचने वाले व्यापारी थे। उन्होंने वहां अपना कारोबार खूब जमाया। गोरे व्यापारी चौंके जब पहले पहल उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों का स्वागत किया था। तब उन्हें उनकी व्यापार करने की शक्ति का कोई अंदाज न था। वे किसान के नाते स्वतंत्र रहे। इस हद तक तो गोरे को उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, पर व्यापार में उनके प्रतिद्वंदित उन्हें असहन जान पड़ी। हिंदुस्तानियों के साथ उनके विरोध के मूल में यह चीज़ थी, उसमें दूसरी चीज़ें और मिल गई। हमारा अलग रहन सहन, हमारी सादगी,
हमारा कम नफ़े से संतुष्ट रहना, आरोग्य के नियमों के बारे में हमारी लापरवाही, घर आंगन को साफ रखने का आलस्य, उनकी मरम्मत में कंजूसी, हमारे अलग अलग धर्म, ये सारी बातें विरोध को भड़काने वाली सिद्ध हुई। यह विरोध प्राप्त अधिमताधिकार को छीन लेने के रूप में और गिरमिटिया पर कर लगाने के कानून के रूप में प्रकट हुआ। कानून के बाहर तो अनेक प्रकार से उन्हें परेशान करना शुरू हो ही चुका था। पहला सुझाव तो यह था कि गिरमिटिया पूरा होने के कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया जाए, ताकि उनके इकरारनामे की मुद्दत हिंदुस्तान में पूरी हो। पर इस सुझाव को भारत सरकार मानने वाली नहीं थी। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि पहला, मजदूरी पर इकरार पूरा हो जाने पर गिरमिटिया वापस हिंदुस्तान चला जाए, अथवा दूसरा, हर दूसरे साल नया गिरमिटिया लिखवाए और उस हालात में हर बार उनके वेतन की कुछ बढ़ोतरी की जाए। तीसरा, अगर वह वापस ना जाए और मजदूरी का नया इकरारनामा भी ना लिखे तो हर साल 25 पाउंड का कर दें। इस सुझावों को स्वीकार कराने के लिए सर हेनरी बीस और मिस मेसन का डेपुटेशन हिंदुस्तान भेजा गया। तब लॉर्ड एल्विन वाइसराय थे। उन्होंने 25 पाउंड का कर तो नामंजूर कर दिया, पर वैसे हर एक हिंदुस्तानी से 3 पाउंड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। मुझे उस समय ऐसा लगा था और अब तक लगता है कि वाइसराय की यह गंभीर भूल थी। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के हित का तनिक भी विचार नहीं किया। नेटाल के गोरों के लिए ऐसी सुविधा कर देना उनका कोई धर्म नहीं था। 3-4 साल के बाद यह कर हर वैसे गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी की स्त्री से और उसके हर 16 साल और उससे बड़ी उम्र के लड़के और 13 साल या उससे बड़ी उम्र की लड़की से भी लेने का निश्चय किया गया। पति पत्नी और 2 बच्चों वाले कुटुंब से, जिसमें पति को अधिक से अधिक 14 शिलिंग प्रति माह मिलते हों, 12 पाउंड अर्थात 180 रुपये का कर लेना भारी जुल्म माना जाएगा। दुनिया में कहीं भी इस स्थिति में गरीब लोगों से ऐसी भारी कर नहीं लिया जाता था। इस कर के विरुद्ध जोड़ों की लड़ाई छिड़ी। यदि नेटाल इंडियन कांग्रेस की ओर से कोई आवाज़ ही ना उठाई जाती तो शायद वाइसराय 25 पाउंड की मंजूरी कर लेते। 25 पाउंड के बदले 3 पाउंड होना भी कांग्रेस के आंदोलन का ही प्रताप हो, यह पूरी तरह संभव है। पर इस कल्पना में मेरी भूल हो सकती है। संभव है कि भारत सरकार ने 25 पाउंड के प्रस्ताव को शुरू से ही अस्वीकार कर दिया हो, और हो सकता है कि कांग्रेस के विरोध न करने पर भी वह 3 पाउंड का कर ही स्वीकार करती। तो भी उसमें हिंदुस्तान के हित की हानि तो थी ही। हिंदुस्तान के हित रक्षक के नाते वाइसराय को ऐसा अमानुषी कर कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। पर अंत में सत्य की जय हुई। हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य मूर्तिमान हुआ। इसके लिए अटल श्रद्धा की, अकूट धैर्य की और सतत कार्य करते रहने की आवश्यकता थी। यदि कौम हार कर बैठ जाती, कांग्रेस लड़ाई को भूल जाती और कर को अनिवार्य समझ उसके आगे झुक जाती, तो वह कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तानियों को और समूचे हिंदुस्तान को लगता। बापू हिंदुस्तान में कलकत्ते से मुंबई जाते हुए प्रयाग बीच में पड़ता था। वहाँ ट्रेन 45 मिनट रुकती थी। इस बीच मैंने शहर का एक चक्कर लगा आने का विचार किया। मुझे केमिस्ट की दुकान से दवा भी खरीदनी थी। केमिस्ट उगता हुआ बाहर निकला। दवा देने में उसने काफ़ी देर कर दी। मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलती दिखाई पड़ी। भले स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए गाड़ी 1 मिनट रोकी थी, पर मुझे वापस आते ना देखकर उसने मेरा सामान उतरवा लेने की सावधानी बरती। बम्बई में रुके बिना मैं सीधा राजकोट गया
और वहाँ एक पुस्तिका लिखने की तैयारी में लगा। पुस्तिका को लिखने और छापने में लगभग 1 महीने बीत गया। उसका आवरण हरा था, इसलिए बाद में वह हरी पुस्तक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की स्थिति का चित्रण मैंने जानबूझकर नरम भाषा में किया था। नेटाल में लिखी हुई 2 पुस्तिकाओं में, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया था उससे भी नरम भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि छोटा दुख भी दूर से देखने पर बड़ा मालूम होता है। हरी पुस्तिका की मैंने 10,000 प्रतियाँ छपाई थी और उन्हें सारे हिंदुस्तान के अखबारों और सब पक्षों के प्रसिद्ध लोगों को भेजा था। पायनियर में उस पर सबसे पहले लेख निकला। उसका सारांश विलायत गया और उस सारांश का सारांश फिर राइटर के द्वारा नेटाल पहुंचा। वह तार तो 3 पंक्ति में था। नेटाल में हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले व्यवहार का जो चित्र मैंने खींचा था, उसका वह लघु संस्करण था। वह मेरे शब्दों में नहीं था। उनका जो असर हुआ उसे हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे सब प्रमुख पत्रों में इन प्रश्न की विस्तृत चर्चा हुई। इस पुस्तिका को डाक से भेजने के लिए इसके पैकेट तैयार कराने का काम मुश्किल था और पैसा देकर कराना खर्चीला था। मैंने सरल युक्त खोज ले मोहल्ले के सब लड़कों को मैंने इकट्ठा किया और उनसे सवेरे के 2-3 घंटे में से जितना समय वे दे सकें उतना देने के लिए कहा। लड़कों ने इतनी सेवा करना खुशी से स्वीकार किया। अपनी तरफ से मैंने उन्हें अपने पास जमा होने वाले काम में आए हुए डाक के टिकट और आशीर्वाद देना कबूल किया। लड़कों ने हंसते खेलते मेरा काम पूरा कर दिया। इस प्रकार छोटे बच्चों को स्वयंसेवक बनाने का यह मेरा पहला प्रयोग था। इन बालकों में से 2 आज मेरे साथी भी हैं। राजकोट में मेरा दक्षिण अफ्रीका का काम चल रहा था। इसी बीच मैं बम्बई हो आया। मेरा इरादा खास शहरों में सभाएं करके विशेष रूप से लोकमत तैयार करने का था। इस ख्याल से मैं वहां गया था। पहले मैं न्यायमूर्ति रांडे से मिला। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे सर फिरोज शाह मेहता से मिलने की सलाह दी। बाद में मैं जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी से मिला। उन्होंने मेरी बात सुन वही सलाह दी। सर फिरोज शाह से तो मुझे मिलना ही था, पर इन 2 गुरुजनों के मुंह से उनकी सलाह के अनुसार चलने की बात सुनकर मुझे इस बात का विशेष बोध हुआ कि सर फिरोज शाह का जनता पर कितना प्रभुत्व था। मैं सर फिरोज शाह से मिला। उनके तेज से चकोचौंध हो जाने को तो मैं तैयार था ही, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले विश्लेषणों को मैं सुन चुका था। मुझे बम्बई के शेर और बम्बई के बेताज के बादशाह से मिलना था, पर बादशाह ने मुझे डराया नहीं। पिता जिस प्रेम से अपने नौजवान बेटे से मिलता है, उसी तरह वे मुझसे मिले। उनसे मुझे उनके चैम्बर में मिलना था। उनके पास उनके अनुयायियों का दरबार तो भरा ही रहता था। वाच्छा थे, कामा था, इनमें उन्होंने मेरी पहचान कराई। वाच्छा का नाम मैं सुन चुका था। वे सर फिरोज शाह के दाहिने हाथ माने जाते थे। वीर चंद्र गांधी के अंक शास्त्री के रूप में मुझे उनका परिचय दिया था। उन्होंने कहा, गांधी, हम फिर मिलेंगे। इस सारी बातचीत में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। सर फिरोज शाह ने मेरी बात सुन ली। न्यायमूर्ति रांडे और तैयब जी से मिल चुकने की बात भी मैंने उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, गांधी, तुम्हारे लिए मुझे आम सभा करनी होगी। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। फिर अपने मुंशी की ओर मुड़े और उसे सभा का दिन निश्चय करने का कहा। दिन निश्चित करके मुझे विदा किया। सभा से 1 दिन पहले आकर मिलने की आज्ञा के मैं निर्भय होकर मन ही मन खुश होता हुआ घर लौटा। बम्बई की इस यात्रा में मैं वहाँ रहने वाले अपने बहनोई से मिलने गया। वे बीमार थे, घर में गरीबी थी, अकेली बहन से उनकी सेवा शुश्रूषा हो नहीं पाती थी, बीमारी गंभीर थी। मैंने उन्हें अपने साथ राजकोट चलने को कहा।
वे राजी हो गए। बहन बहनोई को लेकर मैं राजकोट पहुंचा। बीमारी अपेक्षा से अधिक गंभीर हो गई। मैंने उन्हें अपने कमरे में रखा। मैं सारा दिन उनके पास ही रहता था। रात में भी जागना पड़ता था। उनकी सेवा करते हुए मैं दक्षिण अफ्रीका का काम कर रहा था। बहनोई का स्वर्गवास हो गया, पर उनके अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। बहनोई के देहांत के दूसरे दिन ही मुझे बम्बई की सभा के लिए जाना था। सार्वजनिक सभा के लिए भाषण की बात सोचने जितना समय भी मुझे मिला नहीं था। लंबे जागरण की थकावट मालूम हो रही थी। आवाज़ भारी हो गई थी। ईश्वर जैसे तैसे मुझे निभाह लेगा, यह सोचता हुआ मैं बम्बई पहुंचा। फारामजी काव सजी इंस्टीट्यूट के हॉल में सभा थी। मैंने सुन रखा था कि जिस सभा में सर फिरोज शाह बोलने वाले हों, उस सभा में खड़े रहने को जगह नहीं मिलती। ऐसी सभाओं की विद्यार्थी समाज खास रस लेता था। ऐसी सभा का मेरा यह पहला अनुभव था। सर फिरोज शाह को मेरी भाषण अच्छा लगा। मुझे गंगा नहाने का सा संतोष हुआ। इस सभा के परिणाम स्वरूप देश पांडे और एक पारसी सज्जन पिघले और दोनों ने मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका जाने का अपना निश्चय प्रकट किया। सर फिरोज शाह मेहता ने मेरा मार्ग सरल कर दिया था। बम्बई से मैं पूना गया। मुझे मालूम था कि पूना में 2 दल थे। मुझे तो सबकी मदद की ज़रूरत थी। मैं लोकमान्य तिलक से मिला। उन्होंने कहा, सब पक्षों की मदद लेने का आपका विचार बिल्कुल ठीक है। आपके मामले में कोई मतभेद हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके लिए तटस्थ सभापति चाहिए। आप प्रो भंडारकर से मिलिए। वे आजकल किसी आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते, पर संभव है कि इस काम के लिए आगे आ जाएं। उनसे मिलने के बाद मुझे परिणाम से सूचित कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। आप गोखले से तो मिलेंगे ही। मेरे पास आप जब आना चाहें निसंकोच आएँ। लोकमान्य का यह मेरा प्रथम दर्शन था। मैं उनकी लोकप्रियता का कारण तुरंत समझ गया। यहाँ से गोखले के पास गया। वे फर्ग्यूसन कॉलेज में थे। मुझसे बड़े प्रेम से मिले और मुझे अपना बना लिया। उनसे भी मेरा यह पहला ही परिचय था, पर ऐसा जान पड़ा मानो हम पहले मिल चुके थे। सर फिरोज शाह मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य समुद्र जैसे और गोखले गंगा जैसे लगे। गंगा में मैं नहीं जा सकता था और हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता था। समुद्र में डूबने का डर था। गंगा की गोद में तो खेला जा सकता था। उसमें डोगियां लेकर सैर की जा सकती थी। गोखले ने बारीकी से मेरी जांच की, उसी तरह जिस तरह स्कूल में भर्ती होते समय किसी विद्यार्थी की जांच की जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस किस से और कैसे मिलूं, और फिर मेरा भाषण देखने को मांगा। मुझे कॉलेज की व्यवस्था दिखाई। जब ज़रूरत हो तब फिर मिलने को कहा। डॉक्टर भंडारकर के जवाब की खबर देने को कहा और मुझे विदा किया। राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान गोखले ने जीते जी मेरे हृदय में प्राप्त किया, और स्वर्गवास के बाद आज भी जो स्थान उन्हें प्राप्त है, वह और कोई पा नहीं सकता। रामकृष्ण भंडारकर ने मेरा वैसा ही स्वागत किया जैसा कोई बाप बेटे का करता है। बातचीत के अंत में वे बोले, तुम किसी से भी पूछोगे तो वह बतलाएगा कि आजकल मैं किसी राजनीतिक काम में हिस्सा नहीं लेता हूँ, पर तुम्हें मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तुम्हारा मामला इतना मजबूत है और तुम्हारा उद्यम इतना अस्तुत्य है कि मैं तुम्हारी सभा में आने से इनकार कर ही नहीं सकता। यह अच्छा हुआ कि तुम श्री तिलक और श्री गोखले से मिल लिए। उनसे कहो कि मैं दोनों पक्षों द्वारा बुलाई गई सभा में खुशी से आऊँगा और सभापति पद स्वीकार करूँगा। समय के बारे में मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पक्षों को जो समय अनुकूल होगा उसके अनुकूल मैं हो जाऊँगा। यूँ कहकर उन्होंने धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ मुझे विदा किया। बिना किसी हो हल्ले और आडंबर के एक सादे मकान में पूना की इस विद्वान और त्यागी मंडली ने सभा को और मुझे संपूर्ण प्रोत्साहन के साथ विदा किया। वहाँ मैं मद्रास गया।
मद्रास तो जैसे पागल हो उठा। बाला सुंदरम के किस्से का सभा पर गहरा असर पड़ा। मेरे लिए मेरा भाषण अपेक्षाकृत लंबा था, पूरा छपा हुआ था, पर सभा ने उसका एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुना। सभा के अंत में उस हरी पुस्तिका पर लोग टूट पड़े। मद्रास में संशोधन और परिवर्तन के साथ उसकी दूसरी आवृत्ति 10,000 की छपाई थी। उसका अधिकांश निकल गया, पर मैंने देखा कि 10,000 की ज़रूरत नहीं थी। मैंने लोगों के उत्साह का अंदाज कुछ अधिक कर लिया था। मेरे भाषण का प्रभाव तो अंग्रेज़ जानने वाले समाज पर भी पड़ा था। उस समाज के लिए अकेले मद्रास शहर में 10,000 प्रतियों की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। यहाँ मुझे बड़ी से बड़ी मदद रामेश्वरन पिल्ले से मिली। वे मद्रास स्टैंडर्ड के संस्थापक थे। उन्होंने इस प्रश्न का अच्छा अध्ययन कर लिया था। वे मुझसे अपने दफ्तर में समय समय पर बुलाते थे और मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। हिंदू के जी सुब्रमण्यम से भी मैं मिला था। उन्होंने और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भी पूरा सहानुभूति दिखाई थी, पर जी परमेश्वरन पिल्ले ने जो मुझे अपने समाचार पत्र का इस काम के लिए मनचाहा उपयोग करने दिया और मैंने निसंकोच उसका उपयोग किया। सभा पाचियप्पा हॉल में हुई थी और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम उसके सभापति बने थे। मद्रास में सबके साथ विशेषकर अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता था, फिर भी बहुतों तो इतना प्रेम और उत्साह पाया कि मुझे घर जैसा ही लगा। प्रेम किन बंधनों को नहीं तोड़ सकता। इतने में डरबन से तार मिला, पार्लियामेंट जनवरी में बैठेगी, जल्दी लौटिए। इससे अखबारों में एक पत्र लिखकर मैंने तुरंत लौट जाने की ज़रूरत जता दी और कलकत्ता छोड़ा। दादा अब्दुल्ला के बम्बई में एजेंट को तार दिया कि पहले स्टीमर से मेरे जाने की व्यवस्था करें। दादा अब्दुल्ला ने स्वयं कुरलैंड नाम का स्टीमर खरीद लिया था। उन्होंने उसमें मुझे और मेरे परिवार को मुक्त ले जाने का आग्रह किया। मैंने उसे धन्यवाद सहित स्वीकार कर लिया और दिसंबर के आरंभ में कुरलैंड स्टीमर से अपनी धर्मपत्नी, 2 लड़कों और अपने स्वयं बहनोई के एकमात्र लड़के को लेकर दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका डरबन के लिए रवाना हुआ। इस प्रकार बापू के जीवन काल का दूसरा भाग समाप्त हुआ। यदि हमारे द्वारा सुनाई यह आत्मकथा पसंद आई हो तो अपना प्यार भरा विचार कमेंट में ज़रूर भेजें। हमें आपके विचार का इंतज़ार रहेगा। दिल से धन्यवाद।